जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी मैथ की प्रैक्टिस कर रहे थे जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पर आधारित थी। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा विभाज्य होगी, ये पूछा गया है। तो ध्यान देंगे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न ध्यान देंगे कैसे हल करेंगे। तो लिखा हुआ है n क्यूब माइनस n किससे विभाज्य होगी, n क्यूब माइनस n, यही लिखा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से n कॉमन कर लेंगे तो बचेगा n स्क्वायर माइनस 1। तो n स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 को स्क्वायर मान सकते हैं। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पे फार्मूला लगा देंगे तो n प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 1, इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया था जो n है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, इसको मानकर हल करेंगे। तो ध्यान देंगे, जैसे अगर n की जगह पे हम 2 मान लेते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 एक 3 हो जाएगा, और 2 में 1 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। 3 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। यदि हम n की जगह पे 4 मान ले या 5 मान ले, कुछ भी मान ले, 5 मान लेते हैं, तो यहाँ पे n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6, और 5 माइनस 1 4, इनका गुणा करें 5 छक्का 30 और 30 पंचे 30 चौके 120। अगर n का मान हम 3 मान लें तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, इनका गुणा करें तो 3 चौके 12 दूना 24। तो इस प्रकार से हमने 3 चीजें निकाली अलग अलग मानों से। तो ध्यान देंगे इन तीन जो हमने समीकरण हल करने के बाद निकाले हैं मान, तो ये तीनों मान जो है किससे कट रहे हैं, ऐसी कौन सी संख्या है। तो ध्यान दें, 5 से कटेंगे नहीं कटेंगे, 8 से भी नहीं कटेंगे तीनों मान, 4 से भी तीनों नहीं कटेंगे, तो किससे कटेंगे 6 से। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यूब माइनस n सदैव किससे विभाजित होगा, तो 6 से विभाजित होगा। याद रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस प्रकार से सोच सकते हैं तो इसका आंसर आसानी से लगाया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी, कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाज्य है। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाज्य है, वो आंसर बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो लेंगे। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कौन सी होती है, 999, यानी 3 बार 9। अब इसको भाग करेंगे 13 से, 13 से भाग करेंगे 13 25 65, 13 सती 91, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 8, आ जाएगा अगला 9। अब 13 से भाग करेंगे कि 89 से ज्यादा ना हो, तो 13 छंग 78, तो 13 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 78। घटाएंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। यदि 11 एक्स्ट्रा नहीं होता, यानी 999 में 11 ज्यादा है इसलिए संख्या 13 से नहीं कट रही है, 11 कम होता तो ये संख्या कट जाती, इसलिए क्या करेंगे 999 में 11 घटाकर उत्तर बता देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 988, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है, चाहे जितना बड़ा दिया गया हो ऐसे ही मान के करेंगे, नहीं तो दूसरा है विकल्प के माध्यम से करेंगे, सभी विकल्प में भाग करके चेक करना पड़ेगा। आइए ध्यान दें, अगला प्रश्न दिया गया है, किसी पासे को फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता क्या होगी। नहीं, यहाँ पे लिखा होना चाहिए किसी दो पासे को फेंके जाने पर आने वाले अंकों के योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान देंगे, 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो प्रत्येक पासे में कितनी फलक है 6, और दूसरे पासे में भी कितनी फलक होगी 6, तो 6 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो यहां पर संभावनाओं की बात करें तो कितनी संभावनाएं हैं, संभावना कितनी हो जाएंगी, तो 6 गुणे 6 बराबर 36 संभावनाएं हो जाएंगी 10 आने की। ध्यान देंगे, किन किन अंकों का जोड़ 10 आएगा, तो एक तो है एक पासे में 4 आए और दूसरे पासे में 6 आए तो 10 बनेगा। दूसरा होगा एक पासे में 6 आए और दूसरे में 4 आए तो 10 बनेगा। तीसरा है एक पासे में 5 आए और दूसरे पासे में भी 5 आए तो भी 10 बनेगा। तो इसके अलावा और कोई भी अंक नहीं है जिनका जोड़ 10 हो रहा है। तो कितनी संभावनाएं टोटल में से निकली है 3, तो 3 प्रायिकता है कितने में से 36 में से। जब इसको हल करेंगे तो 1/12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड।
तो ये प्रायिकता के प्रश्न जो है सिक्कों पर और 500 पर ताश की गड्डी पर आधारित होते हैं। एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है, तो डेली हम प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए ध्यान देंगे, अगला प्रश्न दिया गया है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर, यह सूत्र होता है। अब ध्यान दें, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो हमें क्वेश्चन में बताया गया कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9, इनका गुणा कर लेंगे, 9 रूट में √3/4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कहीं पर 9 √3/4 नहीं लिखा हुआ है। तो ध्यान दें, जब 81 लिखा होता है रूट में तो ये कितना होता है 9। तो 9 का मतलब क्या है, रूट में 81। तो 81 अंडर रूट गुणा में √3 और बटे में कितना 4। अब रूट जब गुणा में लिखे होते तो आपस में गुणा हो जाता है इनका, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 8 = 24, 243 अंडर रूट और बटे में 4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा √243/4, ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। दिया गया है कि इस प्रश्न में बताया गया दिए गए आंकड़ों के माध्य माध्यिका बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बारंबारता या स्टैटिक के चैप्टर से संबंधित है। रेलवे और एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको कायदे से समझना है सभी को। ध्यान देंगे, लिखा हुआ 9, 35, 20, 25, 25, 15 और 25 का माध्य माध्यिका बहुलक का योग बताना है। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। लिखा हुआ 9 के बाद आ जाएगा 15, 15 से बड़ा हो जाएगा यहाँ पर 20, 20 से बड़ा है 25, 25 3 बार दिया गया, उसके बाद लिखा हुआ है 35। तो यहाँ पे देख लें 2, 2 4, 2 6, 2 1 7, 7 पद दिए गए हैं, 3 3 6 1 7 हमने लिख लिए बढ़ते हुए क्रम या आरोही क्रम में। अब क्या करना है, अगर ध्यान देंगे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वो क्या होगा, बहुलक। तो यहाँ पे ध्यान दें, बहुलक क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आया है 25, तो वो बहुलक हो जाएगा। यानी जो बहुत बार आया वही क्या होगा, बहुलक। तो 25 बहुत बार आया हुआ है, 25 हो जाएगा बहुलक। अगर हम माध्य की बात करें और माध्यिका की बात करें, तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका जो बीच में आता है उसी को माध्यिका कहते हैं। तो ध्यान देंगे, इधर से 3 पद और इधर से 3 पद हटाए तो बीच में कौन सा पद पड़ रहा है, 25। यानी एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इस प्रकार से जब काटते हुए जाएंगे तो जो बीच वाला पद होगा वही हमारा माध्यिका होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। माध्य क्या होता है, तो माध्य जिसे हम लोग समांतर माध्य कहते हैं या औसत कहते हैं वही माध्य है। माध्य होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या या पदों की संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी का जोड़ करेंगे। तो 25 का 3 बार जोड़ 75, 5 80, 3 110, 110 में 2 20 जोड़ेंगे तो 130, 130 10 140, 140 10 150, 154 ये हो जाएगा। बटे कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। इस प्रकार से ये सारी चीजें निकल आएंगी। तो ये सभी अलग अलग ना पूछकर पूछा गया इन सभी का योग क्या होगा, तो इनको जोड़ लेंगे। 25 25 50, 50 में 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात बताना है। तो इस ऐसे प्रश्न जो हैं याद रखेंगे, काफी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण वह कोण होते हैं जिन कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री। यानी यदि 2 कोण A + B जो 2 कोण है इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये कौन से कोण होंगे, पूरक कोण होंगे। यहीं पर अगर हम बात करें संपूरक कोण की, संपूरक कोण वो होते हैं जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री होगा वो संपूरक कोण कहलाएंगे। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं और 90 और 180 के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, थ्योरी से याद रखेंगे। आइए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो पूरक कोण कौन से होते हैं, 2 कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 पूरक कोण दिए गए हैं 4:5। इनका योग कितना आ रहा है अनुपात में, तो इनका अनुपात में योग आ रहा है 9x।
और हमें पता है कि पूरा कोणों का योग कितना होता है 90, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। और ध्यान दें एक कोण हमारे पास 4x है तो ये हो जाएगा 40 और दूसरा कोण है 5x तो ये हो जाएगा 50। लेकिन हमसे ना 40 पूछा गया ना 50 पूछा गया दोनों कोण जो है पहले कोण के वर्ग से दूसरे कोण के वर्ग का अनुपात। तो पहले कोण का वर्ग यानी 2 बार गुणा, दूसरे कोण का वर्ग 2 बार गुणा, इनका अनुपात पूछा गया तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 चौके 16 और 5 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा 16:25, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 मीटर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न को। यह हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। और इस प्रश्न की हम एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं जिसमें हमें ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दें, एक इस प्रकार से दीवार है और दीवार से एक सीढ़ी लगाई गई है ऐसे। अब यहाँ पे कहा गया सीढ़ी जो है 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर है। यदि दीवार से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी यानी दीवार से सीढ़ी के निचले बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है 4√2, ये दूरी हमें बताई गई है 4√2 है। और यहाँ पे बताया गया सीढ़ी का उन्नयन कोण, तो ये सीढ़ी है तो उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, ये उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। इतनी चीजें हमें बताई गई हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हमसे कहा गया है सीढ़ी की लंबाई बताओ, तो यह सीढ़ी है तो इस सीढ़ी की लंबाई ही हमें बतानी है। तो ध्यान दें tan 45 जो होता है tan 45 का मान 1 होता है। याद रखेंगे tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। अब 1 जब होता है तो tan लाल बट्टे कट्टा सभी ने पढ़ा होगा, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे लंब भी 1 हो जाएगा, आधार भी 1 हो जाएगा, यानी आधार कितना है 1 और लंब भी अनुपात में कितना है 1। जब अनुपात में आधार 1 लंब 1 तो कर्ण कितना हो जाएगा आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 2 और अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट में 2, इस प्रकार से निकल आएगा। अब ध्यान दें यहाँ पे 1 का मान कितना हमारे पास बताया गया है 1 अंडर रूट में 4 अंडर रूट 2। तो हमसे पूछा गया सीढ़ी की लंबाई, तो अनुपात में सीढ़ी की लंबाई कितनी है अंडर रूट 2। तो 1 का मान 4 अंडर रूट 2 है, 1 का मान है 4 अंडर रूट 2। तो 2 का मान निकालने के लिए अंडर रूट 2 का मान निकालने के लिए अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे सीढ़ी की जो लंबाई निकल के आएगी 2 और 2 का गुणा अंडर रूट 2 बनाएगा, यहाँ पे 4 और 2 का गुणा 8 हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दिया गया है tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री tan 89 डिग्री। तो ऐसा प्रश्न जब दिया जाए तो ध्यान देंगे tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90। इसी प्रकार से यहां पर हम जोड़ेंगे tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री तो कितना आएगा 90। तो जब इस प्रकार से पहले और लास्ट पद का मान 90 हो तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1, यही इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में दिया गया है यदि y प्लस जेड बराबर 8 और y गुणा जेड बराबर 6 है तो y माइनस जेड स्क्वायर का मान बताएं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अगर है तो आसानी से लगा सकते हैं इस प्रश्न को। फार्मूला क्या लगाएंगे, तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है 4yz। इस फार्मूले के प्रयोग से इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। y प्लस जेड का मान 8 दिया गया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा और इसका मान हमें निकालना है। तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू वाई जेड का गुणा पता है कितना है 6। इसको हल कर लेंगे तो 6 चौके 24, इधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के, तो 0 और यहाँ पे 4, 40 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 40। यही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बताया गया है x समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक मूल 2 है तो दूसरा मूल बताएं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे समीकरण दिया गया है तो हम इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। यदि मूलों का योग पता है तो मूलों का जो योग होता है वो होता है मूलों का योग होता है
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अब ये कैसे निकाला गया, तो इस समीकरण को तुलना करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से। अगर इससे तुलना करें तो यहां से हम आसानी से मान रख सकते हैं। तो इसमें से एक मूल बताया गया कितना है 2, तो एक मूल हमने रख लिया 2, दूसरा मूल हमें नहीं पता है। b का मान कितना है, तो यहाँ पे b की जगह पे कितना है माइनस का 6 है, तो माइनस 6 आ जाएगा। a की जगह पे कितना है, तो कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अब ये हल करेंगे तो बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 ये प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बीटा का मान 4। यही हमें ऑप्शन में दिया गया है पहले में। ठीक है, इस प्रकार से मूलों के योग और मूलों के गुणनफल के प्रश्न हल कर सकते हैं। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अगर गुणनफल पूछा जाए तो सी अपान ए होता है। आइए ध्यान देते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समखष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समखष्टभुज का क्षेत्रफल यानी 6 भुजाओं की आकृति है। इस प्रकार से एक आकृति बताई गई है। ध्यान देंगे कैसी आकृति है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान देंगे यहाँ पे इस प्रकार से समखष्टभुज की बात की गई। समखष्टभुज अगर बनाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब बना हुआ है। यहाँ पे कहा गया समखष्टभुज यानी सभी क्या है बराबर हैं। जब सभी बराबर हैं तो यदि उसकी एक भुजा ये बराबर है तो ये सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर। तो ये क्या बनाएगा, अगर एक खष्टभुज की बात करें, एक भुजा की वाले की बात करें तो ये क्या है समबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से इसमें कितने समबाहु त्रिभुज बनेंगे, तो 6। तो समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो इस वाले चित्र में या समखष्टभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 6, इसलिए 6 से गुणा करेंगे। और इसी प्रकार से जब हल कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। यहां पर हल करेंगे √3/4 गुणा भुजा का मान 5 दिया गया तो कितना हो जाएगा 25 और गुणा में 6। 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, तो 25 और 3 का गुणा 75 √3 और बटे में 2। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।